सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक बादशाह के चंद बेटे थे, लेकिन उनमें से एक बेटा छोटे कद, कमज़ोर जिस्म और बदसूरत शक्ल का था, जबकि बादशाह के जो दूसरे बेटे थे लंबे कद, मजबूत जिस्म वाले और हसीन थे। अब कहते हैं कि बादशाह छोटे कद और कमज़ोर जिस्म वाले बेटे को नफरत आमेज़ भरी नज़रों से देखता था और हर वक्त उस पर लान तान करता रहता था। अब वो बेटा भी समझ गया था कि बाप मुझे मेरी बदसूरती की वजह से नफरत आमेज़ नज़रों से देखता है, मुझे पसंद नहीं करता मेरा बाप। एक दिन उस बेटे ने अपने बाप को कहा कि बाबा, छोटे कद वाला आकिल शख्स लंबे कद वाले नादान और बेवकूफ़ से बहुत बेहतर होता है। बेटे ने अपने बाप को समझाते हुए कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जिसका कद बड़ा हो या जिसकी शक्ल अच्छी हो उसकी अक्ल भी उतनी वसी हो। और कहते हैं कि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक दिन बादशाह की मुमलिकत पर दुश्मन फ़ौज ने हमला कर दिया, तो उसी कमज़ोर जिस्म वाले बेटे ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर दुश्मन को शिकस्त से दो चार कर दिया। और जो मजबूत जिस्म वाले थे, खूबसूरत शक्ल वाले बेटे, उनमें से कुछ तो मैदान जंग से फरार होकर भाग गए और बादशाह के बाज़ बेटे तो मैदान जंग में कूदने की हिम्मत भी ना कर सके और कुछ वहाँ से फरार ही हो गए, भाग गए वहाँ से। अच्छा, अब इस कहानी से सबक क्या मिलता है कि किसी को कमज़ोर नहीं समझा जाना चाहिए और इसी तरह मैदान जंग में भी दुश्मन को कमज़ोर ख्याल करना नहीं चाहिए, वरना क्या होता है खुशफहमी का अंजाम अक्सर बुरा होता है और जल्द सामने आ जाता है। अब यही अंजाम भारत का हुआ 1965 की जंग में। भारत खाम ख्याली में गुम था, उसको अपनी ताकत पर बड़ा मान था। उसका ख्याल ये था कि वो रात के अंधेरे में पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होकर इस पर कब्जा जमा लेगा। इसीलिए भारतीय फोर्सेस ने बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश की और भारतीय फौज को ये लगा था कि पाक फौज को हमले की कोई खबर नहीं होगी और पाक फौज का फौरी तौर पर संभलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब, वही हाल भारतीय फौज का हुआ। भारतीय फौज का हिसाब ये समझ ले कि ये मुंह और मसूर की दाल वाला हुआ। भारतीय फौज ने पाकिस्तान में नाश्ते के ख्वाब देखे थे कि हम जिम खाना में नाश्ता करेंगे, लेकिन पाक फौज ने ऐसा मज़ा चखाया कि भारतीय फौज को जिल्लत और रसवाई का ऐसा नाश्ता कराया कि उसका पेट उसी शर्मिंदगी से भर दिया गया। अच्छा, भारतीय फोर्सेस पेशकदमी करके जैसे आगे बढ़ने लगी ना, तो हमारे बहादुर जवान उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकाल देते थे। हमारी फ़ौज इतनी बहादुरी से लड़ी कि उसने अपने दुश्मन की यहाँ एक ना चलने दी और भारत को उस जंग में दूसरी कुव्वतों की हिमायत भी हासिल थी। अमेरिका ने भी जंग की वजह से पाकिस्तान की जंगी इमदाद को रोक लिया था, जो इस बात का सबूत था कि अमेरिका उस जंग में भारत की मुकम्मल हिमायत कर रहा था और भारत को ये लगा कि पाकिस्तानी फ़ौज के पास हथियारों की कमी है और इसी वजह से पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो भारत से टक्कर ले सके। लेकिन जिस तरह कहते हैं ना कि वहम का कोई इलाज नहीं है, इसी तरह खुशफहमी का भी कोई इलाज नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान ने भारत की ये खुशफहमी जो है ना, वो ज़रूर दूर कर दी और साबित कर दिया कि जंगें हथियारों के ज़ोर पर नहीं बल्कि ईमान के जज्बे से सरशार होकर लड़ी जाती हैं। और पाक फौज जैसे ही फ़ज़ाओं में अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करती तो दुश्मन की टांगें कांपने लगती। अच्छा, इस जंग में जो भारत का अहम हदफ था ना, वो था लाहौर पर अपना कब्जा जमाना, जबकि दुश्मन गुरूर के नशे में इतना चूर हो चुका था कि उसको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि लाहौर की सरहद पर मेजर अजीज़ भट्टी और इन जैसे कई बहादुर सपूत मौजूद हैं जो अपनी सरहद के रखवाले हैं और इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे, इसके लिए अपनी जानें तक कुर्बान करने को तैयार हैं। और यही वजह थी कि लाहौर में दुश्मन को नाकामी का सामना करना पड़ा। हमारे फौजी जवानों ने दुश्मन के जो घुसकर मारने की चाल है ना, उसको नाकाम बनाते हुए कई दुश्मनों को जहन्नुम भी पहुंचा दिया। अच्छा, भारत के घुसकर मारने की जो हसरत है ना, ये पाकिस्तान ने कभी भी पूरी नहीं होने दी और शायद यही वजह है कि हसरत अपनी फिल्मों में पूरी कर लेते हैं। यानी भारत अपना शौक पूरा करने के लिए ऐसी फिल्में बनाता है जिसमें वो पाकिस्तान को घुसकर मारने की ख्वाहिश को ख्याली तौर पे कह लें पूरा करके खुश हो जाते हैं। ये इनकी औकात है कि फिल्मों में खुश हो जाते हैं। ये हकीकत में जो होता है इनके साथ आपको पता है, अभिनंदन याद है ना। अच्छा, भारत अब ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि उस वक्त भी पाक फौज ने भारतीय फौज को निशाने इबरत बना दिया था और अब भी अगर जंग हुई तो भारतीय फौज एक बार फिर से रेजा रेजा हो जाएगी। यानी पाक फौज से जो भी टकराएगा, जो भी टक्कर लेगा, वो मट्टी में मिल जाएगा। और अब भारत 1965 की जंग में अपने हाल को बेहाल होता देखकर ही बराह रास्त जंग चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा। अब भारत इसी वजह से पाकिस्तान पर छुप कर बुज़दिलाना वार करके इसे कमज़ोर करना चाहता है, जैसे कि 5th जनरेशन वॉर, प्रॉक्सी वॉर, इनके ज़रिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है।
क्योंकि भारत ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि भारतीय फौज में तो इतनी हिम्मत नहीं है, दम ही नहीं है। पाकिस्तान ने पहले भी भारतीय फौज के गुब्बारे से हवा निकाली और इसीलिए भारत ये बात जानता है, अच्छी तरह से जानता है कि उसकी फौज कितने पानी में है। ये भारतीय फौज को तो मोदी सरकार 2 वक्त की रोटी नहीं देती, तो ऐसी फौज ने पाक फौज का मुकाबला क्या करना है। भारतीय माएँ, आपको पता है, अपने बच्चों को भारतीय फौज में जाने से रोक रही हैं, क्योंकि उनको पता है अच्छी तरीके से कि जो मोदी है, नरेंद्र मोदी, वो क्या करता है, अपनी फौज को टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल करता है और ज़रूरत पड़ने पर अपने मुफाद के लिए अपने फौजियों को मार देता है और फिर खुशी के शादियाने बजाता है। जंगें जज्बे से जीती जाती हैं, लेकिन भारत के पास तो जज्बा है ही नहीं और बहादुरी भी नहीं है, और यही वजह है कि दुश्मन अब पाकिस्तान से बराह रास्त जंग करने से डरता है, खौफजदा है। अब पाकिस्तान के खिलाफ बुज़दिली से प्रॉक्सी वॉर करता नजर आता है। कभी अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है, कभी 5th जनरेशन वॉर के ज़रिए मुल्क का अमन तबाह करना चाहता है, और कभी अभिनंदन तो कभी कुलभूषण जैसे 3rd क्लास लोग पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए छोड़ देता है। लेकिन भारत अपने हर जाल में बुरे तरीके से फंसकर एक्सपोज हो जाता है, और भारत अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेलना चाहता है, CPEC को तबाह करना चाहता है, और बार बार सोची समझी साजिश के तहत, स्कीम के तहत ये CPEC को टारगेट भी करता है। और भारत के साबिक फौजी ऑफिसर अब भी अफगानिस्तान में अपनी मुसलत करने और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए फंडिंग करने को तैयार हैं। और शेख रशीद साहब इन्हीं भारतीय अज़ाइम से पर्दा उठा रहे हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा। मेजर गौरव आर्या जैसे शैतानी जहन, वेले लोग, फारिग लोग, शैतानी जहन अपनी सरकार को क्या कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नई फौज बनाई जाए और इसके लिए जितना पैसा चाहे लगाया जाए। अब अफगानिस्तान के जिस इलाके पंजशेर पर भारत अपनी जो गिरफ्त है वो जमाने के ख्वाब देख रहा था, अफगान तालिबान के उस शहर पर कब्जा जमाने के बाद भारत का ये ख्वाब भी टूट कर रह गया। लेकिन लग ऐसा रहा है कि अफगानिस्तान भारत का सबसे बड़ा मसला बन गया, और जाहिर भारत को मसला क्यों ना हो, अफगानिस्तान की राह से ही तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बिछाता था। TTP भारत के हाथों की कठपुतली जिसने भारत की शय पर CPEC को निशाने पर रखा, और कल भी कोयटा में उसने मौका देखते बुज़दिलाना वार किया। और कल कोयटा में जो हुआ कि एक बार फिर कोयटा को लहू में नहला दिया गया, और ये लहू हमारे 4 बहादुर FC जवानों का बहा। खुदकुश हमले के नतीजे में कल हमारे 4 जवान शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए हैं, और इस हमले की जिम्मेदारी TTP ने कबूल भी कर ली है। अब आप देखें नाजरीन कि एक तरफ अफगानिस्तान में अमन की कोशिशें की जा रही हैं, और ऐसे में भारत के ज़ेर असर TTP कार्रवाइयाँ करने से बाज नहीं आती। अब अफगानिस्तान के वो इलाके जहाँ भारत कह सकते हैं कि भारत उन इलाकों में पर मार सकता था, अब वो इलाके भी एक एक करके ज़रा देखिए कि अफगान तालिबान के कंट्रोल में जा रहे हैं। और यही वजह है कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का खेल भी चौपट हो गया। अब ये जो गौरव आर्या जैसे क्या कौम है इसके लिए, ये लंडे के फौजी, ये कराची वाले इसको लुंडा बाजार कहते हैं, पंजाब में लंडा बाजार कहा जाता है। लंडे के या लुंडे के जो फौजी हैं ना, ये गौरव आर्या जैसे, अब ये बता रहे हैं कि हम हर महीने अफगानिस्तान में फौज खड़ी करने के लिए 100 मिलियन रुपए देंगे, टैंक्स देंगे, हेलीकॉप्टर्स फराहम करेंगे, बस किसी तरीके से अफगानिस्तान में 2 लाख की फौज बनाई जाए जो पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबी कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल की जा सके। और इस बनाई गई फौज की भारत दीगर ममालिक के साथ मिलकर हिमायत भी करेगा। अच्छा, ये जो गौरव आर्या है, ये लंडे का फौजी, ये वेला शख्स, ये टैंक्स देने की बात कर रहे हैं। हालांकि इसको तो अपने टैंक्स पर बिल्कुल भी फख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि सिचुएशन तो उनकी, इनको तो डूब मरना चाहिए। गौरव आर्या कहता है कि भारत अपने टैंक्स अफगानिस्तान में बागी कुव्वतों को फराहम करे, और वैसे भी भारत नए टैंक्स खरीदने वाला है। अगर भारत नए टैंक्स खरीदने वाला है तो इसका मतलब ये है कि जो टैंक्स गौरव आर्या अफगानिस्तान में बागी कुव्वतों को देना चाहता है वो नाकार है, ये मतलब बनता है ना। और वैसे भी पाकिस्तान ने भी 1965 की जंग में भारत के टैंकों को तबाह किया था, बर्बाद करके रख दिया था, और बिलखसूस चाविंडा सेक्टर तो भारत के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया था। इसीलिए अब चाविंडा के महाज को द ग्रेवयार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स के नाम से जाना जाता है। अब मैं गौरव आर्या से पूछती हूँ कि तुम्हें 1965 की जंग याद आ गई होगी ना, जिसमें तुम्हारे हजारों टैंक्स को तबाह कर दिया था, और आज भी तुम्हारे कई टैंक्स हमारे पाक फौज के म्यूजियम में मौजूद हैं, और उन टैंक्स पर भारतीय झंडे को उल्टा करके लगाया गया ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि शिकस्त तुम लोगों का मुकद्दर बनी थी। और ये गौर से जरा मेरी बात सुन लो गौरव आर्या, टैंकों की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, जचती नहीं है,
और तुम जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स की बात भी करते हो। तो फिर मेरे ख्याल से एम आलम तुम लोगों को याद होंगे, जिनको छोटा ड्रैगन भी कहा जाता था, और उन्होंने 1 मिनट में तुम्हारे 5 भारतीय जहाज तबाह करके तुम्हारी जो फ़ज़ाई ताकत है ना उसका भांडा फोड़ दिया था कि क्या तुम लोगों की औकात है, और तुम्हारी फ़ौज, तुम लोग जो सेना है और तुम्हारा जो असला है वो कितने पानी में दुनिया जानती है। इसीलिए तुम और तुम्हारा मोदी थोड़े से पानी में ना डूब कर मर जाओ तो बेहतर होगा। बुज़दिलाना वार करके तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? वही जो अभी आया, क्या जिल्लत और रुसवाई, यही मिलेगी तुम लोगों को। अफगानिस्तान में तुम्हारी जो बादशाही है नहीं मजीद नहीं चल सकती। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन की कोशिशें कर रहा है और भारत इन कोशिशों को सिर्फ बुग़्ज़ से पाकिस्तान में गारत करना चाहता है। फवाद चौधरी साहब का क्लिप होगा, टीम जरा चलाइएगा। अच्छा, अफगानिस्तान के मामलात में इंडिया के किरदार पर तनकीद करते हुए भारत को आईना दिखाते हुए वज़ीर इत्तलात ने क्या कहा कि जी भारत ने अफगानिस्तान में करोड़ों डॉलर खर्च किए, लेकिन हमारी पॉलिसी के बाद आज वो तन्हा है। अब जाहिर सी बात है, जिसकी नीयत बुरी होती है उसके साथ अच्छा थोड़ी हो सकता है, उसके साथ बुरा ही होगा ना। आज मोदी की जो गलत पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से भारत खित्ते में तन्हा खड़े, अकेला। अब भी भारत को अमेरिका की हमायत जो है वो हासिल है, लेकिन ये हिमायत अब इसको अफगानिस्तान में तो मिलने से रही। अब अमेरिका सिर्फ कह लें कि रस्मी तौर पर भारत की हिमायत कर रहा है। और आज शेख रशीद साहब ने उन्होंने भारत पर ताबड़तोड़ हमले किए और क्या कहते हैं शेख साहब कि जी खित्ते में सबसे ज़्यादा भारत को मुँह की खाना पड़ी है। बिल्कुल सही कहते हैं। भारत की अफगानिस्तान में सारी सरमायाकारी तबाह हो गई, बिल्कुल सही। और उसे पेट में दर्द है कि उसने जो नक्शा बनाया था और जो उनके जो कैंप थे वो सब ख़त्म हो गए। ज़रा सोचिए, सब ख़त्म। अब ये बात शीशे की तरह साफ़ है कि भारत को अपने हाथों से अफगानिस्तान निकलने का बाकायदा गम है और मर रहा है इस दुख में के। और भारत पहले भी आपको पता स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी करवाता रहा है। कुलभूषण यादव नामी जासूस पाकिस्तान में भेजे, पाकिस्तान में बहुत तबाही मचाने की कोशिश की गई। कुलभूषण का क्लिप ज़रा चलाइएगा टीम। सुना आपने कि एक दुश्मन का एजेंट अपने मुंह से कह रहा है कि उसने कराची और बलूचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। वो रॉ का हाजिर सर्विस एजेंट था। इस शख्स ने बेपनाह मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाया। बलूचिस्तान को बदअमनी के अंधेरों में डुबोने में इसी कुलभूषण ने किरदार अदा किया। और यही भारत जिसने स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के जरिए आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम फूलों को निशाना बनाया, क्योंकि बुज़दिल दुश्मन ये बात अच्छे से जानता है कि वो हमारे फौजी जवानों का मुकाबला करने की ज़रा भी सलाहियत नहीं रखता। इसीलिए वो हमारे जवानों के बच्चों को निशाना बनाकर खुश होता है। लेकिन ये जो उनकी बुज़दिलाना कार्रवाई है ना, इससे ना पहले हमारे फौजी जवानों के हौसले पस्त हुए और ना अब हमारे हौसले मान पड़े हैं। हो ही नहीं सकते हमारे हौसले कम। हमारे फौजी जवान जब परचम में लपेटे जाते हैं ना तो शहीद कहलाते हैं, और शहीद कभी भी मुर्दा नहीं होता, वो जिंदा रहता है हमेशा। और भारत को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि हमारी फ़ौज ईमान के जज्बे से लड़ती है और अपनी जान देने से नहीं घबराती है। इसीलिए जो भारत है ना, ये वक्फे से हमारी फ़ौज का इम्तिहान लेने के लिए ये जो लंडे के पायलट हैं ये भेजता है, ताकि भारत ये मालूम कर सके कि हमारी फ़ौज जंग के लिए तैयार है या नहीं है। अब इस बात का मेरे ख्याल से जवाब मिल चुका है अच्छे तरीके से, जब अभिनंदन हमारी फोर्सेस के हाथ चढ़ गया था। याद है ना नाजरीन? चलाइएगा वो क्लिप। सुना आपने, पाकिस्तान ने 6 सितंबर वाले दिन भी दुश्मन से अपनी सरहदों का दिफा किया, और जब अभिनंदन ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद को चैलेंज किया तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद का भी भरपूर तरीके से दिफा किया। और ये जो अभिनंदन है, इस जैसे नमूने को, कार्टून को पकड़कर इसको चाय भी पिलाई, और ये जो चाय थी ना, ये भारतीय सरकार पर बहुत भारी गुजरी, क्योंकि अभिनंदन पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथ लग गया और भारत का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का एक और मंसूबा, एक और ख्वाब बेनकाब हो गया, चकनाचूर हो गया। इनका ख्वाब टूट गया, इनका ख्वाब हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह इनको मुंह की खाना पड़ी। 27 फरवरी 2019 अभिनंदन जैसे नाकारा पायलट के जरिए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की भारतीय ख्वाहिश एक बार फिर पूरी ना हो सकी। जैसे 6 सितंबर 1965 को भारत का पाकिस्तान पर कब्जे का ख्वाब और जिमखाना में नाश्ते का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। भारत पाकिस्तान पर जितने मर्जी बुज़दिलाना हमले कर ले, भारत पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता है क्यों? क्योंकि जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना हो उसको ज़वाल नहीं आ सकता। कैसे आ सकता है ज़वाल? नहीं आ सकता। और पाकिस्तान हमेशा से कायम था, हमेशा कायम रहेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और ये जो हमारा दुश्मन है ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, सिर्फ जलील होता रहेगा हर साजिश के बाद, नाकाम होने के बाद, और हाथ मलता रह जाएगा। क्योंकि भारत का जो बदनीयती का चलन है नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। 1965 की जो जंग है उसमें पाकिस्तान ने घुमंड में मुब्तला दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और आज का दिन यौम दिफा उन शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने 1965 और दीगर जंगों में आज़ादी के चिराग को रोशन रखने के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। और 1965 की जो जंग है उसमें हर सिपाही, हर ऑफिसर ने डट कर मुकाबला किया। किसी ने अर्ज़े पाक पर जान वार दी तो कोई गाजी ठहरा। ऐसे गाजियों में से आज 2 गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान इनको जानता है, इनके नाम से, इनके काम से इनकी बहुत इज्जत करता है। दोनों मेहमानों का मैं तारुफ करवाती हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज आप दोनों की ज़बानी हम जानेंगे और ख़ासतौर पर ये जो यंगस्टर्स हैं जिनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि कितनी मुश्किल से ये पाकिस्तान हासिल हुआ और पाकिस्तान बनने के बाद जो जंगें लड़ी गई। अब 1965 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को बने हुए 2 डेकेड्स भी नहीं हुई थी, 18 साल हुए थे। और उस टाइम पर इतना बड़ा वो दुश्मन था, जारी बात है वो मुल्क हमसे बड़ा था और उस मुल्क में जो फ़ौज थी उसकी तादाद ज़्यादा थी। फिर हमारे जो फ़ौजी थे उनका हौसला कैसा था, हमारी फ़ौज ने उनको शिकस्त दी और वो जज्बा क्या था, मैं दोनों मेहमानों से जानने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले मैं जनरल अमजद शुएब साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। भारतीय फ़ौज के दावे बड़े सुने थे जी, बड़े बड़े दावे करते थे, बड़ा उनको घुमंड था जी हमारा मुल्क बड़ा है। पाकिस्तान को बने हुए तो भी 18 साल हुए हैं और हमारी जो फ़ौज है वो भी ज़्यादा, उनको लगता था तजर्बाकार है और ज़्यादा बड़ी तादाद है। ताकत पर बड़ा घुमंड था। जिम खाना में नाश्ते के बड़े प्लान्स बनाए गए थे, लेकिन तमाम प्लान चौपट हो गए। और सलाम है पाक फ़ौज को कि आप लोगों ने ऐसी हिकमत अमली, ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई मैदान जंग में जब उतरे। तो मैं चाहती हूँ आज आप वो तमाम एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा जनरल साहब, कि जो आपने देखा किस तरह वो जज्बा आया, वो हौसला आया कि इतना बड़ा दुश्मन है और इतने ज़्यादा वहाँ पे तादाद है, फिर आपने कैसे हिकमत अमली आप लोगों ने बनाई, वो प्लीज़ तमाम जो एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था और बहुत ज़्यादा तो इन चीज़ों का उस वक्त इल्म नहीं था, लेकिन हुआ ये कि छम में जब हमारा ऑपरेशन शुरू हुए और वो 1965 की जंग शुरू होने से कुछ पहले अगस्त के शुरू में थे, उसमें भारत को काफ़ी शिकस्त हुई, वहाँ से वो भागे और छम में एक गन पोजीशन पूरी वो छोड़ के चले गए, जिसमें के 18 की 18 गन्स उनकी थी, पूरा इक्विपमेंट था सारा, और वो वहां से निकाल के तो पाकिस्तान आर्मी के हाथ आया, वो ले आए। अब जब मुझे कमीशन मिली तो उसी यूनिट में पोस्टिंग हुई जिसमें कि ये भारतीय गन्स थी और ये हमारे आर्टिलरी सेंटर में भी थी, जहां से हमने लेके इसको महाज पे जाना था। तो जब महाज पे जाने का हुक्म मिला तो वो था हमारा कसूर सेक्टर गंडा सिंह वाला, वहां हमने गन्स लेके जानी थी, लेकिन वो उस वक्त तक फिर सीज फायर हो गई और हम जाके जब लेके पहुंचे तो फिर उसके बाद सीज फायर वायलेशंस में हमने हिस्सा लिया वहां पे, और भारत की गन जो थी वो उन्हीं के ऊपर फिर वहां फायर की। तो वो एक वक्त था ऐसा कि ये लाजमन एक तो भारत का इक्विपमेंट था जो हमारे हाथ था, और ये बड़ा ख्याल था, बड़ा जज्बा था कि ये फौरी तौर पे हम किसी तरह महाज पे चले जाएं और उनकी गन्स उनके ऊपर ही फायर कर लें, क्योंकि ये एक यूनिक मौका मिल रहा था। तो इस तरह वो गन्स जो थी वो पहले चूंकि हम लेके गए आर्टिलरी सेंटर में आई थी, वहाँ उनको चेक किया गया, देखा गया, उनकी कैलिब्रेशन वगैरह हुई और इस तैयारी में काफी वक्त लग गया, जिसकी वजह से जब गन्स लेके तो हम गंडा सिंह वाला सेक्टर में जब पहुंचे तो सीज फायर के बाद कहते सीज फायर हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद वायलेशन फिर अक्सर होती रहती थी और वही भारतीय गन्स जो हैं वो फिर भारत के ऊपर ही उन्हीं के ऊपर फायर वगैरह करने का वहां पे मौका मिला। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था कि पहली दफा जब मैं मिलिट्री अकेडमी से निकल के गया तो मुझे भारतीय गन्स के ऊपर ही काम करने का मौका मिला और वही गन्स फिर उनके ऊपर फायर करके चलाने का मौका मिला। तो ये बड़ी बड़ी खुशकिस्मती थी कि हमें ये काम हिस्से आया उस वक्त। और ये बड़ा एक्सपीरियंस था जनरल साहब आपका उस टाइम पर। जी बिल्कुल, ये फख्र की बात ये थी कि दुश्मन की गन्स दुश्मन के ऊपर फायर कर रहे हैं हम, तो वो बड़ा उसका क्या बात है, उसका एक बड़ी खुशी थी सबको। हम बल्कि ये कि जब ये गन्स हम लेके वहाँ फायर वगैरह हुआ तो सीज फायर चुकी हो चुकी थी
तो लाहौर से दुनिया जी। देखने के लिए आती थी। हम लोग थे कसूर से आगे गंडा सिंह वाला, तो बहुत सारे लोग देखने आते थे। सिर्फ यही कि भारत की गन्स जो 18 की 18 यहाँ पकड़ के पाकिस्तान के ऊपर चला रहा है वापस, वो कौन सी हैं। तो बहुत लोग विजिट करते थे देखने के लिए। तो एक एक बड़ी खुशी की बात थी सब लोगों के लिए, और हमारे लिए खास तौर पे फख्र की बात थी कि हम दुश्मन की गन्स दुश्मन के ऊपर वापस फायर कर रहे हैं। और इस चीज का हमेशा क्या से एक बात है। फख्र रहा, क्योंकि मेरी वो बुनियादी पहली यूनिटी वो थी जो दुश्मन की गन्स के ऊपर मैं कमीशन लेके गया तो वहां दे। जी जी, और हमें भी हमारे गाजियों पे बहुत फ़ख्र है। और जी अच्छा, जनरल साहब, जनरल मोइनुद्दीन साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहती हूँ। आपने जनरल अमजद शुएब साहब को भी सुना। जनरल साहब, आप भी मैदान जंग में थे, कोई ऐसा वाक़या जो आपके साथ पेश आया हो जिसके आप ख़ुद ऐनी शाहिद हों, तो मैं चाहती हूँ आप तमाम नाजरीन के साथ जो आपको बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, मैं सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो आज के नौजवान हैं उन्हें पता चले कि इस आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। देखिए, जो मेरी उम्र है वो पाकिस्तान से 4-5 साल बड़ी है। जब पाकिस्तान बना तो मैं हिजरत करके यहाँ पर आया था, और जो उस वक्त कादर साहब की लीडरशिप में पाकिस्तान हासिल किया गया, तो एक बहुत बड़ा जज्बा था कि जिसमें एक कौम की तामीर करनी है और कुर्बानियाँ देनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। तो इस किस्म का कादर साहब ने रूह फूंकी थी पूरी मुसलमान कौम में। और उसके बाद में जो मेरी जिंदगी का तजुर्बा है वो ये है कि 1965 का जो जंग थी और 1965 का जो मार्का था, उसने फिर एक दफा पाकिस्तान की कौम में एक नई रूह फूंक दी और पूरी कौम मुत्तहिद नजर आई। अपोजिशन सबने कहा हम अयूब खान का साथ देंगे, हम एक हैं। और दूसरा ये है कि अयूब खान की जो स्पीच थी वो हमने रायविन कसूर के पास सुनी 6 सितंबर की। उसने एक नई रूह फूंक दी पाकिस्तान की पूरी कौम में और पाकिस्तान की फौज में खसूसन। और मैं उस वक्त कप्तान था और हम आर्मर्ड डिवीजन के साथ थे, और हमको हुक्म मिला कि हम बॉर्डर क्रॉस करके खेमखरन पे हमला करें। और हम हराबल दस्ते में मौजूद थे और हमने पहले वहां हमला करके 7 सितंबर को उनकी खेमखरन की कस्टम फोर्स को कैप्चर किया, उनके टैंकों को तबाह किया, उनके लोगों को कुछ वहां उनको मार डाला, कुछ को हमने पकड़ लिया और वहां से भाग गए। अगली सुबह हमने खेमखरन शहर पे हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। और खेमखरन पे कब्जा करने के बाद हम आगे असल उत्तर और वलतोहा जो काफी आगे अमृतसर की तरफ रास्ते में आते हैं, उस पर भी कब्जा हो गया। लेकिन हमारे पास इन्फेंट्री या प्यादा सिपाहियों की कमी थी, नफरी की, जिसकी वजह से जो इलाका हमारे टैंक कैप्चर करते थे उस पर हम होल्ड नहीं कर सकते थे। और वहां पर फिर इस किस्म के सूरत का जो 11-12 सितंबर तक हमने काफी इलाका वहां का पकड़ लिया और हमने इस जंग में मैंने हिस्सा लिया। और उसके बाद 12 सितंबर को शकरगढ़ के ऊपर सियालकोट सेक्टर से हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया, जिसमें उनके बेइंतहा टैंक और इन्फेंट्री डिवीजन थे। और कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी। तो उस महाद पर पाकिस्तान पर बहुत दबाव था। तो हमारे ब्रिगेड को हुक्म मिला कि हम वहाँ खेमखरन को दूसरे लोगों के हवाले करके पाकिस्तान पहुंच के हम जो है पसरूर और चवंडा के महाद पे पहुंचे। तो बाकी मादा जंग जो है 12 सितंबर से 17 सितंबर तक हमने चवंडा के महाज, पसरूर के महाज पे लड़ी। तो मुझे फख्र है कि पाकिस्तान के 2 महाजों पर मुझे 65 में जंग का मौका मिला। और इस पर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी फौज, एक बहुत बड़ा मुल्क, उसके बहुत बड़े वसाइल थे, उनके दांत खट्टे किए। जब जंग खत्म हुई तो ज्यादा इलाका हमारे पास था, ज्यादा उनके जंगी कैदी हमारे पास थे और हमने उनके बहुत ज्यादा टैंक तबाह किए थे। हमारी एयरफोर्स ने उनके बहुत जहाज तबाह किए थे और नए रिकॉर्ड कायम किए एमएम आलम साहब ने कि 1-1.5 मिनट में 5 जहाज उनके गिरा दिए। तो हर लिहाज से पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज ने अपनी धाक बिठाई। हमारी नेवी ने दीवार पर बहुत बहादुराना तरीके से अटैक किया। तो हमने हर महाज पे हिंदुस्तान को शिकस्त दी और पाकिस्तानी कौम के लिए ये एक सुनहरी मेरे ख्याल में दौर था, जिसमें पूरे पाकिस्तान में अमन कायम हो गया।
किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं था, चोरियां डाके सब रुक गए। तो लोगों ने अपनी कीमतें कम कर दी और पाकिस्तान जो है वो सही मानों में मैं समझता हूँ कि एक कौम उस वक्त यकजा हो गई और पाकिस्तान कौम यकसू हो गई और उनको बहुत फख्र है रहा अपनी आर्म फोर्सेस पर। ये आर्म फोर्सेस अकेले नहीं लड़ती जब तक अवाम की सपोर्ट ना हो। अवाम की बेइंतहा सपोर्ट थी। क्या बात है। वो कहते थे हमें कोई काम दें, वो कहते थे हम खून देने को तैयार हैं। वो सीएमएच के हमारे मिलिट्री अस्पताल के पास नकली लहरें लगा देते थे, हमारे मार्च पे आगे आते थे कि हम एमुनिशन उठाते हैं, हमें कोई काम दें आप। तो मतलब ये पूरी कौम जो पीछे होती है फौज के, तो जब जाके जो है फौज आगे जमकर लड़ती है। तो पाकिस्तान कौम ने बहुत साथ दिया फौज का और एक हमने बहुत तारीख अच्छी रकम की जिस पे हम सबको फख्र करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी कौम को आप पे मान था, जो आप लोग लड़ रहे थे और कौम की दुआएं आपके साथ थी, यानी पूरी कौम ने मिलकर ये जंग लड़ी। जनरल अमृतसर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसे कि जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जो दूसरी जंग अज़ीम उसके बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी और ये सियालकोट में चविंडा के मुकाम पर लड़ी गई थी। अब एक तरफ जनरल साहब टैंक, दूसरी तरफ इंसान, ये कैसे गोश्त पोश के जो इंसान है इन्होंने फौलादी टैंकों को हरा दिया, ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए बात यह है कि टैंकों की जंग वाकई वो बहुत बड़ी थी, लेकिन इंसानी जज्बा जो है वो उसको हरा नहीं सकी। भारत को बढ़तरी हासिल थी, बहुत बड़ा हमला था और हमारी तो वहाँ पे प्रेजेंस बहुत थोड़ी थी। मैं समझता हूँ बाद में तो एक ही यूनिट रह गई थी और बाकी यूनिट्स का काफ़ी लॉसेस हुए वहाँ पे, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ ही कम थी। तो उसमें ये एक जज्बा था जिसके तहत लोगों ने टैंकों का मुकाबला किया और भारत को रोके रखा। उनका नुकसान बहुत हुआ और जब तक कि फिर हमारी कोर आर्टिलरी वगैरह वहाँ डिप्लॉय हुई और उससे फिर काफ़ी नुकसान उठाया भारत ने और वो हमला फिर आके उनका बिलाखिर एक स्टेलमेटेड सी शक्ल हो गई। और मैं समझता हूँ कि टैंकों की जंग जो थी वो एक तारीख रकम की गई कि इतनी थोड़ी आपकी स्ट्रेंथ थी टैंक्स की पाकिस्तान की और भारत के बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ थी, बहुत बड़े हमले को वहाँ पे रोका गया। ये एक तारीख रकम की गई और आज दिन तक दुनिया याद करती है कि ये टैंकों की बहुत बड़ी जंग थी वहाँ पे। और फिर आप देखिए कि जज्बा इतना ज़्यादा था कि इन लोगों ने हमारी कोर आर्टिलरी वहाँ पे बाद में डिप्लॉय की गई, पहुँची, हमारी तोपें बड़ी और वो लाहौर सेक्टर में भी और इधर भी सियालकोट में भी वो लगाई गई। उसने भी बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा किया और ये उस ज़माने में दुनिया याद करती थी कि आर्टिलरी ने एक वाकई बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा किया है, हमारी एयरफोर्स ने रोल अदा किया है और वहाँ एयर सपोर्ट भी बहुत अच्छी मिली। टैंकों का कब्रिस्तान बना भारत का वहाँ, ये तारीख रकम की गई और लोग इस बात को याद किया करते थे कि भारत का टैंकों का कब्रिस्तान सियालकोट के सामने। ठीक है, बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब आपसे भी और फिर जनरल मोइनुद्दीन साहब आपसे भी यही सवाल मैं पूछूंगी। पहले जनरल अमृतसर साहब आपसे पूछ लेती हूँ, फिर मैं जनरल साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। जनरल मोइन साहब, अच्छा जनरल साहब ये जिस तरह आप मतलब भारत को इतना घुमंड था कि बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान को बने हुए भी 2 डेकेड्स भी नहीं हुए थे और भारत को ये लगता था कि बस वो हरा देंगे पाकिस्तान को। ये जो हार थी 1965 की जंग की, ये भारत के लिए कितना बड़ा धचका साबित हुई और भारत यकीनी तौर पे तैयार ही नहीं था ना इस चीज़ के लिए कि पाकिस्तान को बने हुए अभी कुछ साल हुए हैं, 2 दहाइयाँ भी नहीं हुई हैं और पाकिस्तान की फ़ौज की तादाद भी उनसे कम थी, छोटा मुल्क था, उनका बड़ा देश था, तो कितना बड़ा धचका था उनके लिए। मेरे ख्याल से आज तक उनके सर पे सवार है, आज तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब जंग के तरीके चेंज हो गए, ये जो 5th जनरेशन वॉर है आपके सामने है, कभी किसी जासूस को भेज दिया, अभिनंदन आ गया, फिर वो पायलट जो था वो नीचे गिर गया, फिर अच्छी दुर्गत बनाई गई उसकी। तो अभी तक भारत के ऊपर मुझे लगता है कि जो 1965 की हार है ना, अभी तक ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इस बात को हजम नहीं कर पा रहे। क्या समझते हैं? देखिए भारत उस वक्त भी एक आप कह लीजिए कि जी एक उसको झूठी एक ऐसी तसल्ली थी कि वो पाकिस्तान को खत्म कर सकता है, मार सकता है। हमें उस वक्त F-104 ये जहाज मिले थे जो कि नए थे और वो बड़े मॉडर्न थे उस जमाने में, उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की वहाँ पे और भारत का बड़ा नुकसान हुआ। भारत इस चीज को उस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सका। उनका ख्याल था कि शायद वो अपनी सुपीरियर आर्मर से जो उनके पास यानी टैंक ज्यादा थे उसकी वजह से वो एक अपनी मर्जी का फैसला कर लेंगे, लेकिन वो हो नहीं सका।
तो फिर लाजमी बात है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका था, और वो फिर उनको जंग के दौरान समझ लगी कि ये फैसला कुन जंग जो है पाकिस्तान ने किस तरह लड़ी है। हमारी उस जमाने की आर्टिलरी का बड़ा जबरदस्त रोल था, हमारी एयरफोर्स का बड़ा जबरदस्त रोल था, हमारी टैंक स्ट्रेंथ जमीन पर बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद भारत के टैंकों का बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया। और उसके साथ साथ आप देखिए कि भारत का टैंकों का इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि वो टैंकों का कब्रिस्तान कहलाता था। चिविंडा और सियालकोट का इलाका ये माना जाता था कि ये टैंकों का कब्रिस्तान है भारत का। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, और पाकिस्तानी आर्मर्ड कोर ने बावजूद इसके कि उस वक्त बहुत मॉडर्न टैंक नहीं थे, लेकिन हमारे टैंक लाजमन भारत के टैंक से बेहतर थे। तो उस लिहाज से हमें अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी, और भारत का बड़ा मैसिव हमला था पूरी डिवीजन का, जो कि पाकिस्तान ने उसको नाकारा कर दिया, नाकाम बना दिया। शुक्र। ठीक है जी, अब जनरल साहब मैं आपकी तरफ फारिग जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब आपकी तरफ ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भारत के लिए उस टाइम पर जो हार है, शिकस्त है, वो आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा धचका साबित हुई होगी? देखिए, जो उनका एक तो मकसद ये था कि लाहौर पर जो हमला किया था, उनका ख्याल था कि वो लाहौर को कैप्चर कर लेंगे, और उनके आर्मी चीफ ने कहा था कि हम आज शाम को जब खाना क्लब में विस्की का पैक पियेंगे, और BBC ने भी एक गैर मुसद्दका खबर चला दी थी कि लाहौर जो है फौरन कैप्चर हो गया। वो सब झूठ निकला, वो लाहौर के आउटस्कर्ट पे भी नहीं पहुंच सके। जो सियालकोट सेक्टर जहां उन्होंने बेइंतहा फौज और टैंक झोंके थे, उसका मकसद वजीराबाद और गुजरांवाला के इलाके में हमारी GT रोड और हमारे रेलवे लाइन को काटना था, ताकि पाकिस्तान के तमाम जो है मवासली निज़ाम को डिस्टर्ब कर दिया जाए और मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। वो मकसद भी हासिल ना कर सके। और जब जिस तरह आपको जनरल अमजद शुएब ने कहा और मैंने पहले कहा कि इस जंग में उनके ज्यादा टैंक तबाह हुए, हमारे पास ज्यादा इलाका हमने कैप्चर किया, हमारे पास ज्यादा जंगी कैदी थे, हमारे शायरों ने अच्छा कलाम लिखा, हमारे आर्टिस्ट ने, नूरजहां ने और बाकी तमाम आर्टिस्ट ने मिली नगमे लिखे, जो आज तक आपने शुरू में भी सुनाया, और आज तक उस फील के भी हमने शिकस्त दी। लोगों ने जो लाइनें लगाई अस्पतालों के बाद खून देने की, खून जमा करने के सिलसिले में हमने भारत को पीछे छोड़ दिया, जो हमसे बहुत बड़ा मुल्क है। और एक पैसा टैंक स्कीम चली थी कि 1 पैसा डालो अपना, तो उससे पाकिस्तान के लिए हम टैंक खरीदेंगे। वो चंदा जमा करने के हमने भारत को पीछे छोड़ा। मैंने आपसे कहा पूरी कौम जाग गई थी, पूरी कौम यकजा हो गई थी। तो पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है, जिस पे हमको फख्र करना चाहिए, और जो हमारे शहीद हैं उनकी कदर करनी चाहिए। और आइंदा भी फौज और अवाम को हमेशा यकसू रहना चाहिए। फौज जो है कभी भी ऐसा ना करें कि फौज बददिल हो। ये आप पाकिस्तान की फौज जो है मुहिब वतन फौज है, ना हमारे बॉर्डर बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ भी अपने खून की कुर्बानियां रोजमर्रा दे रही है। तो भारत को सबक सिखा दिया गया है। और पिछले फरवरी में जो उसने एक पठानकोट में हमला, वहां से हमला किया था अपना बालाकोट में, और जहाजबाज भेजे, उससे भी भारत को सुक्ति हुई। तो उनके दिल में खौफ बैठा हुआ अभी पाकिस्तान एयरपोर्ट की तरफ से कि इनके पायलट बहुत बहादुर और निडर है। और पाकिस्तानी फौज को भी उन्होंने देख लिया है कि पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ दुनिया में एक कामयाब जंग लड़ी है और अपने मुल्क में अमन कायम किया है, जो कि हमारे मुल्क में आपको पता है बहुत हालात खराब थे टेररिज्म के लिहाज से। लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो अवाम की मदद से, पुलिस, रेंजर्स और फौज की मदद से हमने मुल्क में अमन कायम किया है। और मेरे ख्याल में फौज और तमाम अदारों को आपस में यकसू रहना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और शहीदों की और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो जख्मी हुए हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। जनरल अमजद साहब, मेरे ख्याल से मेरे पास 3 से 4 मिनट है, तो आपका लास्ट कमेंट भी चाहूंगी और साथ में जानना चाहती हूँ कि आप क्या समझते हैं कि जो तकाजे हैं जनरल साहब यौम दिफाए पाकिस्तान के, वो तकाजे एक्चुअली है क्या, और बतौर कौम क्या हम उन तकाज़ों पर पूरा उतरते भी हैं, या चले किसी हद तक उतरते होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है आपके मुताबिक अभी और बहुत कुछ जो है जो करना बाकी, वो क्या हो सकता है? आपका लास्ट मैसेज भी जनरल मोइन साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, लास्ट पैगाम जी। देखिए, बात यह है कि एक जज्बा और इखलाकी बुलंदी उस वक्त की
वतन के साथ मोहब्बत, ये चीजें बड़ी अजीबोगरीब थी। ये उस वक्त जितनी नजर आई, ये बाद में शायद उस तरह हम नहीं देख सके। ये बड़ा इसका अफसोस होता है। मैं समझता हूँ मादियत की मोहब्बत ज्यादा और वतन की मोहब्बत कम। ये एक ऐसा मोड़ आ गया है हमारी लाइफ में कि ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि वो कौम हटती जा रही है उस नस्बुलैन से, उस मकसद से या उस बहादुरी से जो उस वक्त लोगों में मौजूद थी। सिविलियन पॉपुलेशन सारे रास्ते में, मैं गन्स लेके नौशहरा से चला था और मैंने कसूर जाना था, सारे रास्ते में जगह जगह सिविलियन यार रोकते थे, फूल फेंकते थे हमारे ऊपर, हमें चीजें देते थे खाने को। ये जज्बा दोबारा नहीं देखा। मैं समझता हूँ कौम का जज्बा कायम रहना चाहिए, जिंदा कौमों को निशानी, जज्बा कायम रहना चाहिए। ठीक है, जैनब मोइन साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान की कौम आपस में झगड़ती रहे, लड़ती रहे, कभी लसानियत के ऊपर, कभी सूबाइयत के ऊपर, कभी किसी जबान के ऊपर, लेकिन जब भी पाकिस्तान से कोई मुश्किल वक्त आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम यकसूर हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। और जिस तरह आपने कहा कि लड़ाई के अंदाज बदल गए हैं, दुश्मन की कोशिश से जनरेशन वॉर के थ्रू ये है कि लोगों के दरमियान में तफावत या दुश्मनी पैदा की जाए, फौज और अवाम के दरमियान खलीज कायम की जाए, फौज को बदनाम किया जाए, अदारों को बदनाम किया जाए। तो हमको इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है, सोचा समझा ख्याल है कि जब भी पाकिस्तान को कोई चैलेंज करेगा इसकी सिक्योरिटी को, इसकी सालमियत को, तो आप देखेंगे कि तमाम हम लोग अपने इख्तलाफात भुलाकर एक घंटे तले फिर आज इकट्ठे हो जाएंगे। कि जज्बा मौजूद है। ये जज्बा कभी सैलाब में नजर आता है, कभी जलजले में नजर आता है। पाकिस्तान में चैरिटी, पाकिस्तान चैरिटी के लिए मशहूर है, जहाँ लाखों आदमियों के लिए दस्तरखान लगे हैं, जहाँ लोगों को खाना मुफ्त खिलाया जा रहा है। तो पाकिस्तान में जज्बा मौजूद है कुर्बानी का भी, खाली इसको मजबूत करने की जरूरत है। और ये हमको दुश्मन की चालों को समझना चाहिए और हमको अपनी हिस्ट्री का जो एक बहुत सुनहरी बाब है उसको, नई फौज को उससे रोशनास कराते रहना चाहिए। ठीक है जी, जनरल अमजद शोएब साहब आपका भी, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा जी इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।